हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं देव अवस्थी और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर है ये आपका 2। अगर पहले टॉपिक की बात करें तो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का फोर्स। फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो रेस्ट में है तो मोशन पे जा सकती है, मोशन में है तब वो रेस्ट में आ सकती है। मान लो मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट रख के मैंने उसे फोर्स लगाया, उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई, या हो सकता है मैं जब फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तब वो पोजीशन चेंज करने की कोशिश करे लेकिन एग्जैक्टली उसकी पोजीशन चेंज ना हो, या फिर मैंने बॉल को पुश किया, बॉल का शेप कैसा हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फोर्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स आपका पुश या पुल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकता है, या फिर उसके साइज को, शेप को, किसी को भी चेंज कर सकता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है। तो आपकी क्लास है 9th और चैप्टर है आपका 2, चैप्टर 2, चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो पहला टॉपिक आता है आपका फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या मैंने बताया, तो इट इज पुश और पुल। आप बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ते चले आए होंगे कि ये आपका क्या होता है, पुश या पुल होता है जो क्या करता है, विच चेंजेस, या तो ये चेंज करता है या फिर और टेंड्स टू चेंज, या चेंज करने की कोशिश करता है, टेंड्स टू चेंज द पोजीशन, कॉमन शेप या फिर पोजीशन ऑफ स्टेट और मोशन। ठीक है, चाहे स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है, चाहे रेस्ट की पोजीशन हो या फिर मोशन की हो, दोनों को, कॉमा शेप और साइज, शेप चेंज कर सकता है या फिर साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये हो गई आपकी फोर्स की बात। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, कहने का मतलब है इसमें मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। मान लो आपके पास फोर्स कहीं पे एफ अप्लाई हो रहा है तो हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक आपका एक टेल होती है और एक आपका हेड होता है, ये होता है वेक्टर का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। चलिए, और अगर हम यूनिट की बात करें तो जो मेन यूनिट है एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? तो एसआई यूनिट आपकी होती है न्यूटन। वैसे आपकी डाइन भी होगी और या फिर केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होती है। एक बार मैं फोकस एडजस्ट कर लूँ, इधर सेटअप कर लूँ, फिर हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मान लो ये आपके पास कोई बॉडी ये है, मैंने इस पॉइंट पे फोर्स लगाया। ठीक है, ये आपके पास एक बॉडी है, मैंने मान लिया बॉडी है, ये पॉइंट पी है जिस पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाया। अब ये फोर्स आपका है कुछ इस तरह से आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जाएगा इस तरह से। तो जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? तो इसमें हम लोग लिखेंगे इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट। ये आपका क्या है? पॉइंट है ऑन द बॉडी एट विच, जिस पे हम क्या करते हैं, एट विच फोर्स इज अप्लाइड, जिस पे फोर्स को हमने अप्लाई किया है। नेक्स्ट बात आती है आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? वो लाइन जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से होके जाए, या फिर जिस पॉइंट पे बॉडी के जिस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया है उस पॉइंट से होकर जो लाइन जाती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की जरूरत तब पड़ती है जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं या फिर जब हम क्लास 11th में टॉर्क की बात करते हैं, तो वहाँ पे ये छोटे छोटे टर्म्स बहुत रिक्वायर होते हैं। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? तो इट इज द लाइन, ये आपकी लाइन है विच पासेस, जो कहाँ से पास करती है? तो ये आपकी पास करती है विच पासेस थ्रू पी, या फिर हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये आपकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से पास होके जाती है। फिर नेक्स्ट बात आती है आपके फोर्सेस के टाइप्स की, कि जो फोर्स है क्या कितने टाइप का होता है। बहुत सारे बच्चे दो टाइप में डिफाइन कर सकते हैं, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। वैसे हम लोग यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। जैसे पुल है, पुश है, तो वहाँ पे बॉडी को लगा रहे हैं, तो दो बॉडी के बीच में क्या है, फिजिकल कॉन्टैक्ट है। दूसरा आपका क्या है, वो फोर्स जो एक्सेलरेटर डिस्टेंस वर्क करते हैं, मतलब उनमें क्या होगा, कांटेक्ट नहीं होगा। जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स है, तो ऊपर से एप्पल नीचे फॉल किया, क्या अर्थ उठ के जाती है ऊपर जाती है, आ एप्पल आ तुझे नीचे बुला लो, नहीं ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे होता क्या है, एक आपका वो जो फोर्स है वो एक एक्शन कर रहा है, अपना कुछ डिस्टेंस है, या फिर अर्थ जो है वो दोनों, अर्थ और मून या फिर अर्थ और सन, वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स है, तो ऐसा नहीं वो दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या है, कांटेक्ट नहीं। या फिर मैग्नेट की बात करें, मैग्नेट में क्या होता है, ये नहीं है कि मैग्नेट आपकी चिपके तभी वो फोर्स एक्सपीरियंस हो, वहाँ पे कुछ डिस्टेंस से ही जो है फोर्स एक्सर्ट होता रहता है। दो, एक जिस पे एक्सर्ट होता है और एक जो एक्सर्ट करती है। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कांटेक्ट फोर्स की। पहला आपका क्या है, तो पहला है कांटेक्ट फोर्स। कैसे डिफाइन करेंगे, द फोर्स विच है फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज, या फिर जिन भी एक जिस पे एप्लीकेबल हो फोर्स और जिससे लगा रहे हो, तो दोनों के बीच में क्या हो, कांटेक्ट हो। तो द फोर्स इन विच देयर इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट, देयर इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट, क्या हो, फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, किसके बीच में हो, बिटवीन टू बॉडीज या फिर टू और मोर बॉडीज, लेकिन हम यहाँ पे दो बॉडीज की बात कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच। एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, पुश या फिर पुलिंग, पुल करना या फिर पुश करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड वाला, एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, एक्शन एट अ डिस्टेंट फोर्स। तो इसमें आपके कौन से फोर्स आते हैं, वो फोर्स आते हैं, तो दोज फोर्सेस विच डू नॉट हैव, मतलब ऊपर की तरह ही डिफाइन कर देंगे, तो दोज फोर्सेस विच डू नॉट हैव, इनमें क्या होगा, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। तो डू नॉट हैव फिजिकल कांटेक्ट, इनमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और सेकेंड वन आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और एक आपका क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होता है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेट के बीच में लगता है। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आपका फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगता है। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव एक दूसरे दूर जाता है। यहाँ पे आप इस तरह समझ सकते हैं, जो डिफरेंट जेंडर है, मान लो एक बॉय है एक गर्ल है, दोनों ट्रेन में जा रहे हैं, एक बॉय और बैठा है, तो जो बॉय होगा वो गर्ल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा इन कंपेरिजन टू दैट अदर बॉय, दूसरा जो लड़का है उसके कंपेरिजन में। होता क्या है, अपोजिट चार्ज जो हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इतना नोट करिए। इसके बाद में हम लोग चलते हैं बैलेंस फोर्स की तरफ और अनबैलेंस फोर्स की तरफ। तो सबसे पहले हमारी कहानी जो है वो है बैलेंस फोर्स पे। तो बैलेंस फोर्स, मान लो कि एक बॉडी है, उस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, और वो जो फोर्स लग रहे हैं वो उसमें कोई भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तब जो फोर्सेस होंगे उनको क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। चलिए, तो मैं एक बार फोकस फिर से एडजस्ट कर लूँ, फोकस सेटअप कर लूँ। हाँ, तो पहले आता है आपका बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या है कि मान लो आपके पास एक बॉडी है, एक इधर के लिए लग रहा है फोर्स 5 न्यूटन का, और एक आपका इधर के लिए लग रहा है 5 न्यूटन का, एक ऊपर के लिए 10 न्यूटन लग रहा है और नीचे की तरफ भी लग रहा है 10 न्यूटन। तो यहाँ पे अगर नेट रिजल्टेंट देखा जाए, बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में रहेगी, कहने का मतलब वो जहाँ पे है वहीं पे रहेगी। अब यही अगर इधर वाला फोर्स ज़्यादा हो जाता तो ये क्या करता, ये इस बॉडी को इस तरफ ले आता, लेकिन ऐसा नहीं था। सॉरी, अगर ये वाला 5 जो न्यूटन है, अगर ये ज़्यादा हो जाता इधर के लिए, बॉडी इधर आ जाती, अगर इधर वाला ज़्यादा हो जाता उस साइड के लिए, तब क्या होता, तब ये बॉडी उधर को चली जाती। तो लेकिन यहाँ पे नेट रिजल्टेंट है वो कैसा है, वो 0 है आपका। तो बैलेंस फोर्स क्या है, इफ़ अ नंबर ऑफ फोर्सेस, मतलब बहुत सारे फोर्स हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन अ बॉडी डज नॉट कॉज एनी चेंज, कॉज एनी चेंज, या फिर हम कह सकते हैं, और इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस, मतलब बहुत सारे फोर्स हैं,
एक्ट कर रहे हैं, एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड देयर रिजल्टेंट इज जीरो एंड देयर रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। यह हम कह सकते हैं नेट फोर्स कैसा है, तो नेट फोर्स है जीरो। देन द फोर्स इज सेड टू बी बैलेंस फोर्स। अब यहाँ पे बात आती है रिजल्टेंट की, तो ये भी एक अलग प्रकार का ही टाइप है, बैलेंस और अनबैलेंस। तो इसमें हम पहले बता देते हैं आपको रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। रिजल्टेंट फोर्स क्या है, अगर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, मान लो एक हमारे पास ये भैया खड़े हैं चंटू, ठीक है, और इन पे कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, ये 5 न्यूटन का लग रहा है, 10 न्यूटन का लग रहा है और एक लग रहा है 15 न्यूटन का। तो डिफरेंट टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे। अब इन सब की जगह इनका जो रिजल्टेंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, कितना, तो 5, 10, 15, 30 न्यूटन का। अब हम ये कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है, वो इक्विवेलेंट फोर्स है आपका इन सब के बराबर। तो इट इज द इक्विवेलेंट फोर्स विच कैन प्रोड्यूस सेम इफेक्ट एज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट फोर्सेस कलेक्टिवली। यानी कि ये एक साथ जितना फोर्स लगा रहे होंगे उतना ये आपका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करेगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द इक्विवेलेंट फोर्स विच प्रोड्यूसेस, जो क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट, उतना ही इफेक्ट करेगा एज इट इज ऑफर्ड बाई या फिर एक्सर्टेड बाई ए नंबर ऑफ फोर्सेस कलेक्टिवली। ठीक है, नोट करिए इतना। इसके बाद में हम रफ करके क्या करते हैं, आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट अगला आता है आपके पास अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। अब अनबैलेंस फोर्स समझिएगा, मान लो एक बॉडी है, उस पर ढेर सारे फोर्सेस लग रहे हैं और उनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो उस साइड मूव कर जाएगी जिधर आपका फोर्स जो है वो ज़्यादा होगा, या फिर अमाउंट ऑफ फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स जो है जिस साइड में ज़्यादा होगा, ऑब्जेक्ट का मोशन या उसी तरफ मूव कर जाती है। चलिए, तो अगला है आपका अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्सेस, तो अगर ये बॉडी है, इस पे इधर के लिए लग रहा है 15 न्यूटन, इधर आपका ये 5 लग रहा है और इधर लग रहा है आपका 20 न्यूटन, ऊपर के लिए केवल आपका 3 न्यूटन लग रहा है। तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं, बॉडी जो है डाउनवर्ड फोर्स आपका ज़्यादा लग रहा है और आपका इस तरफ ज़्यादा लग रहा है। बॉडी जिधर फोर्स ज़्यादा है उधर की तरफ मूव कर जाएगी। तो ऐसे में इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इफ़ अ नंबर ऑफ फोर्सेस, मतलब बहुत सारे फोर्सेस हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड देयर रिजल्टेंट फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। रिजल्टेंट आपका जीरो नहीं होगा, यानी कि जो बॉडी है वो आपकी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी और जिधर फोर्स ज़्यादा है उधर की तरफ मूव कर जाएगी। देन इट इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स या फोर्सेस, नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्सेस या फोर्स। ठीक है, इसके बाद में अगला जो आपका टॉपिक आता है वो आता है इनर्शिया। मैं इसे रफ करके लिखवाऊंगा, फिलहाल मैं बता देता हूँ क्या होता है इनर्शिया। इनर्शिया आपकी एक तरह की बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी है जो उसमें किसी भी होने वाले चेंज का अपोज करती है। ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे पेड़ से जो है आपका फल कैसे टूटता है, या फिर जब ट्रैक्टर वगैरह चलता है तो कीचड़ जो है क्यों उछालता है, या पहिए जो हैं वो कीचड़ क्यों उछालते हैं, या मडगार्ड क्यों यूज किए जाते हैं। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं बेडशीट में, उन्हें झाड़ने से वो दूर कैसे हो जाते हैं, या फिर जब बस में कोई आदमी बैठा हो और अचानक बस चल दे तो क्या होगा, वो पीछे की तरफ गिर जाता है, या फिर बस चल रही हो अचानक ब्रेक लगे तब वो आगे तरफ गिर जाता है। इन सब का क्या रिलेशन है, तो वो सारा हम लोग पढ़ेंगे इनर्शिया में और उसके टाइप्स में। तब तक आप इतना नोट कर लीजिए।
हाँ, तो इसके बाद में जो बात आती है वो है आपकी इनर्शिया की। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया आपकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी यानी कि अंदर की प्रॉपर्टी है, एक तरह की प्रॉपर्टी है जो अपोज करती है, रजिस्ट करती है किसी भी चेंज को, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है आपकी जो क्या करती है, विच रजिस्ट, जो आपकी रोकती है, प्रिवेंट करती है, रजिस्ट एनी चेंज। तो रजिस्ट क्या करती है? रजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, चाहे वो रेस्ट की स्टेट हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन हो, दोनों में चेंज को क्या करती है? अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई? इनर्शिया। इसके बाद में हम लोग बात कर देते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया की। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या है? अगर कोई बॉडी का मास जो है वो ज़्यादा है, इसका मतलब उसका इनर्शिया जो है वो कैसा होगा? वो ज़्यादा होगा। फिर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया की। तो सबसे पहले आपका जो टाइप्स ऑफ इनर्शिया है वो है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? ये आपकी प्रॉपर्टी है। तो इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू मतलब होता है गुण, बाय वर्च्यू ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट या फिर आप कह सकते हैं बॉडी इज अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, state of rest unless an external force is applied on it, जब तक कि इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया जाए। एग्जाम्पल की बात करें तो एक पर्सन है जो आपका सिटिंग है, बस में बैठा है, बस आपकी कैसी है? रुकी हुई है, बस आपकी रुकी हुई है और वो पर्सन बस में बैठा है। अगर अचानक वो बस चलने लगे तो वो पर्सन क्या करता है? बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ गिर जाता है। तो अ पर्सन सिटिंग इन अ बस, इफ इट स्टार्ट मूविंग, इफ इट सडनली, अगर ये क्या करे? अचानक सडनली स्टार्ट मूविंग, देन पर्सन फॉल्स बैकवर्ड, पर्सन जो है वो आपका कैसा गिर जाता है? तो ये आपका बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ गिर जाता है। ऐसे ही आप इसको नोट करें। ऐसे ही अगर मुझे डिफाइन करना हो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो इस मोशन को, तो मैं पहले तो फोकस एडजस्ट कर लूँ, सेटअप कर लूँ। हाँ, अब अगर मुझे डिफाइन करना है इनर्शिया ऑफ मोशन तो वो कैसे करेंगे? वो भी हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा। इनर्शिया ऑफ मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बिल्कुल इनर्शिया ऑफ रेस्ट की तरह। तो ये आपकी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी, ये भी आपकी क्या है? प्रॉपर्टी है। और जिसके कारण क्या होता है? तो बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट है तो एन ऑब्जेक्ट इज अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। is unable to change its state of uniform motion, state of uniform motion। पिछली बार क्या था? रेस्ट पे थी बॉडी, तो वो रेस्ट चेंज में, रेस्ट को चेंज करने में अनेबल थी, मोशन पे नहीं जा सकती थी जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाते। इस बार क्या है? वो आपकी यूनिफॉर्म मोशन में है लेकिन वो रेस्ट पे नहीं जा सकती। कब? अनलेस, जब तक कि, अनलेस एन एक्सटर्नल, जब तक कि हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, अप्लाइड ऑन इट। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फिर से वही हो जाएगा। एक पर्सन है जो आपका मूविंग बस में बैठा हुआ है, यानी बस आपकी चल रही है। अगर ड्राइवर सडनली ब्रेक अप्लाई कर दे तो वो आगे की तरफ गिर जाता है। इसमें भी कैसे लिखेंगे? इसमें हम लोग लिखेंगे अ पर्सन सिटिंग इन अ बस, इफ बस, और बल्कि लिखेंगे मूविंग बस, अ पर्सन सिटिंग इन अ
मूविंग बस एंड इफ द बस इज स्टॉप्ड सडनली, अगर बस को सडनली रोका जाए बाय अप्लाइंग ब्रेक, देन द पर्सन, और हम पैसेंजर कंसीडर कर सकते हैं, और पैसेंजर सिटिंग इन अ बस फॉल्स फॉरवर्ड, ठीक है, वो क्या करता है या मूव्स फॉरवर्ड, वो आपका आगे की तरफ गिर जाता है। कब? जब बस आपकी मूव कर रही है और अचानक वहां पे ब्रेक को अप्लाई किया जाए, ठीक है। थर्ड की बात करें, ये आपका सेकंड था इनर्शिया ऑफ रेस्ट। थर्ड है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इसको भी आप लोग बिल्कुल ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इट इज द प्रॉपर्टी, ये क्या है आपकी प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज अनेबल टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर बस जा रही है, मान लो इधर जा रही है, इस तरह से बस जा रही है, ठीक है, तो ये इस तरह से जा रही है, अगर इधर वो चेंज करेगी तो क्या होगा, जो यात्री इसमें बैठे होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में फॉल कर जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही हो जाएगा, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो ये बात हो गई इनर्शिया की। अब जो इनर्शिया है वो आपकी रिलेट है न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। आप इतना नोट करिए पहले ये तीनों एग्जाम्पल्स, इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। और अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका पेड़ है, पेड़ को क्या करते हैं, पेड़ को हम जैसे हिलाते हैं तो पेड़ को हिलाने पे इससे क्या होता है, मैंगो ट्री की बात कर रहे हैं हम, मैंगोज लगे हैं, तो जैसे ही हम इसको हिलाएंगे, या फिर मैं इस डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये आपका ट्री है, इसमें बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, मैंगोज लगे हुए हैं, तो यहाँ पे मैंगो जैसे ही मैं हिलाऊंगा तो ये जो क्या नाम उसका मैंगो है, मैंगो आपके काहे पे हैं, रेस्ट पे हैं। जैसे मैंने इसको ट्री को हिलाया, शेक किया, एज द ट्री इज सेकंड, ये आपके मोशन पे, रेस्ट में है लेकिन मोशन में जाएंगे, और ऐसे में ये उस मोशन का अपोज करते हैं और उस पेड़ से टूट के नीचे गिर जाते हैं। ऐसे ही होता है जो ट्रैक्टर के पहिए हैं या फिर कार के पहिए हैं, आपसे पूछा जाएगा उसमें मडगार्ड क्यों यूज़ किए जाते हैं। तो जब पहिया मूव करता है, ठीक है, रिवॉल्व करता है, तो उस केस में क्या होता है, मान लो कीचड़ है, अब कीचड़ किस पे है, तो कीचड़ जो मड है वो आपकी रेस्ट पे है, ये पहिया आपका मोशन में है। तो जैसे ही ये रेस्ट को मोशन में लाने की कोशिश करता है, ऐसे में ये कीचड़ जो है, जो मड है, वो इस मोशन का अपोज करता है और इस रेस्ट की पोजीशन को छोड़ के चला जाता है, यानी कि दूर गिरता है जाके। ऐसे ही आप चादरों को साफ़ करते हैं, चादर वगैरह बेडशीट पे डस्ट पार्टिकल जमा हो जाते हैं, उन्हें जब हम बीट करते हैं, पीटते हैं, उन्हें जब हम पीटते हैं या फिर झाड़ते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल जो रेस्ट पे होते हैं वो उस मोशन का अपोज करते हैं, जो हमारे पीटने से प्रोड्यूस हुई या फिर हमारे हिलाने से प्रोड्यूस हुई, तो उसका अपोज करते हैं और उस बेडशीट को, चादर को छोड़कर चले जाते हैं। चलिए, तो इसके बाद में अगले टॉपिक की बात करेंगे, और अगला टॉपिक वो है जिसकी ज़रूरत हर कहीं पड़ती है, मतलब कहीं भी कोई भी आपसे उठा के उस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, और वो है आपका न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ क्या होता है, पहला जो न्यूटन्स का लॉ है वो आपका फर्स्ट न्यूटन्स लॉ आपका डायरेक्टली रिलेटेड है इनर्शिया से, जो आपसे ये कहता है अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो वो मोशन पे रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इससे पहले एक एरिस्टोटल आए थे, उन्होंने बताया था कि जो बॉडी है अगर उस पर हम फोर्स लगाते रहेंगे तब वो मोशन पे रहेगी, अगर फोर्स लगाते रहेंगे तब वो रेस्ट पे रहेगी। लेकिन यहाँ पे उल्टा था, न्यूटन ने क्या बताया कि कोई बॉडी है वो आपकी, तो एवरी बॉडी, जितनी भी बॉडी हैं वो कंटिन्यू करती हैं, तो कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, चाहे वो रेस्ट की स्टेट में कंटिन्यू रहें और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनटिल या फिर अनलेस, जब तक कि अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट, एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। क्या कहा था कि कोई बॉडी है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है। तो एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन
until an external force is not applied on it। ये था आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इससे पहले कि हम न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ें, न्यूटन फर्स्ट लॉ लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। इससे पहले कि हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ें, जान लेते हैं उससे पहले मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम क्या होता है, ये आपकी एक टाइप की प्रॉपर्टी है जो हमें बताती है कि बॉडी है वो आपकी मोशन में है या नहीं है। तो सिंपली इसको लिखेंगे, इट इज प्रॉपर्टी विच टेल्स अस, जो हमें क्या बताती है, विच टेल्स अस अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कुछ लोग इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, ऐसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। मास एंड वेलोसिटी यानी मास और वेलोसिटी का ये प्रोडक्ट होता है। इसको हम बोलते क्या हैं, तो इसको बोलते हैं मोमेंटम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, तो इट इज सोन बाई या फिर रिप्रेजेंटेड बाई, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पी से। और ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनमें आपका डायरेक्शन होती है और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड, या मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं। और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये यूनिट है किसकी, मोमेंटम की। अब हम लोग चल रहे हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ पे, और P इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो P विल बी इक्वल टू एम बी। जहां भी आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़े तो वहां पे आप P इज इक्वल टू एम बी लिख सकते हैं, या फिर P इज इक्वल टू एम यू भी लिख सकते हैं। एम आपका जहां मास है, U क्या है, B है फाइनल वेलोसिटी। अगर हम U की बात करेंगे इनिशियल मोमेंटम की, तब वो आपका U हो जाएगा, एम यू। एक बार मैं फोकस से एडजस्ट कर लूँ और फिर हम लोग चल रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला है आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करें, बहुत ही इजी तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। न्यूटन सेकेंड लॉ पहला तो क्या है, तो सिंपल सा है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। तो सिंपल सा आपके पास निकल आया, एफ इज इक्वल टू एम है। बहुत हल्की सी लटुआ सी छुटपुटिया डिफिनेशन है। दूसरा, अगर हम अदर वर्ड्स की बात करें तो क्या है, आपको बताया जाता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर कोई बॉडी मानेंगे, अभी बता रहे हैं सारा कुछ, तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि मोमेंटम ज़्यादा बढ़ेगा अगर हम क्या करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स के अमाउंट को बढ़ा दें, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स या फिर अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। क्या कहा गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के, यानी कि फोर्स डायरेक्टली हो जाएगा मोमेंटम के, यानी चेंज इन मोमेंटम के, तो चेंज इन मोमेंटम। P फाइनल यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर आपसे रेट की बात कर रहा है भैया, सीधी बात है, आपसे कह रहा है कि ये क्वांटिटी जो है ऊपर वाली वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट F विल बी इक्वल टू K। इधर आपका P फाइनल हमने मान लिया, तो यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं एक बॉडी है जिसका मास m है। शुरुआत में ये u वेलोसिटी के साथ जा रही है, टाइम t के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है b। तो पहले मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा mu, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा mb। मैं यहाँ पे फाइनल मोमेंटम mb रख दे रहा हूँ, इनिशियल mu। यहाँ पे क्या आ गया, mb। ऊपर से कॉमन क्या मिल रहा है, ऊपर से कॉमन मिल जाएगा m, अंदर बचेगा v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे जो k है कांस्टेंट, मैक्सिमम वैल्यू के लिए k की हम कितनी वैल्यू रख सकते हैं, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से f इज इक्वल टू आपके निकल आया आपके पास m b माइनस यू अपॉन टी। अब अगर आपने पढ़ी होगी जो रिलेशन थी हमारी फर्स्ट वाली, ऊपर वाला मैं रफ कर देता हूँ, जो फर्स्ट रिलेशन है आपने पढ़ी होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था। यहाँ से अगर मैं देखूँ u इधर चला जाएगा, तो b माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो गया। अब यहाँ से अगर t को भी इधर भेज देंगे तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b माइनस यू अपॉन टी, दिस इज a। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं f इज इक्वल टू m और b माइनस यू अपॉन टी की जगह पे a, तो f इज इक्वल टू m निकल आया। लेकिन हमने बताया कि बॉडी, कोई भी बॉडी है
मूव कर रही है, मान लो पहले वो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही है, उसका मास m है, बाद में वेलोसिटी b हो जाती है टाइम t के बाद, लेकिन यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स F। तो जो फोर्स F होगा वो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के चेंज के, और चेंज किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाए यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए, कांस्टेंट है कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसको हमने कितना रख दिया, 1 रख दिया, तो यहाँ से निकल आया फिजिकल टू m ए। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन भी लगा दी, इतना आप नोट करिए। फिर हम लोग करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ आपसे क्या कहता है, हालांकि ऐसा संभव है नहीं, होता भी है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, लेकिन हर केस में नहीं होता। न्यूटन्स थर्ड लॉ को हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। इसमें क्या होता है, किसी भी बॉडी पे हम जितना फोर्स लगाते हैं, मान लो मैंने इस पे हाथ मारा, मेरे हाथ में क्या होगा, चोट लगेगी। क्यों, जितना मैं फोर्स इस बोर्ड पे लगा रहा हूँ उतना ही ये मुझको रिटर्न दे रहा है। तो यही होता है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ। लेकिन इस पे एक केरल के IIT प्रोफेसर हैं, वो रिसर्च भी कर रहे हैं, बहुत सारे मायनों में ये सही नहीं है। चलिए, तो क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो इट स्टेट्स, या फिर हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर एवरी एक्शन, जितनी भी आपकी एक्शन है उन फॉर एवरी एक्शन देयर इज, कैसी होगी, इक्वल होगी, और कैसी होगी, अपोजिट रिएक्शन। मतलब जितना हम फोर्स लगाएंगे, जैसे कि आपने कांच की बोतल को ज़मीन पे मारा, वो क्या करती है, टूट जाती है। मतलब जितना फोर्स वो ज़मीन पे लगा रही है, फ्लोर पे लगा रही है, उतना ही फ्लोर उसको रिटर्न दे रही है, जिसके रिजल्टेंट क्या होती है, वो बेचारी चल बसती है। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लो आपने किसी के एक थप्पड़ चिपकाया, वो भी आपके एक चिपकाएगा, ऐसा इसका मानना है। मेरे हिसाब से तो जमाना गांधी वाला नहीं है, वो 2-4 पलट के मार देगा, हो सकता है थप्पड़ याद है, और मूड कर गया तो वो जितिया भी सकता है। चलो, तो इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है आपका इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, जे से रिप्रेजेंट करते हैं इम्पल्स को। मान लो एक फुटबॉल आ रही है आपके पास, आपने क्या किया, उस पर हल्का सा किक कर दिया, ठीक है, एक शॉर्ट इंटरवल के लिए टाइम यूज किया। उस टाइम में उसका जो मोमेंटम है बहुत चेंज हो गया। मोमेंटम चेंज होने का मतलब, पहले मान लिया हमने, वो हमारे पास जो फुटबॉल आई वो आपके यू वेलोसिटी से आई, कोई छोटी वेलोसिटी थी, लेकिन जब आपने उस पर टाइम कुछ टाइम के लिए छोटा सा फोर्स, मतलब फोर्स अप्लाई किया, लेकिन छोटे टाइम इंटरवल के लिए, तो अप्लाई किया, इतने में उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत दूर चली गई। या फिर बॉल को आपने क्या किया, बैट से हिट किया। तो ऐसे केसेस में क्या है, जो टाइम है वो आपका बहुत शॉर्ट है, और उस शॉर्ट इंटरवल के लिए टाइम जो लग रहा है वो वेलोसिटी में एक बहुत बड़ा चेंज कर रहा है। वेलोसिटी में चेंज कहने का मतलब है उसके मोमेंटम में चेंज हो रहा है। तो इट इज डिफाइंड एज द, क्या डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइंड एज द फोर्स। ये आपका एक फोर्स है एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ये बॉडी पे एक्ट करता है फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए, टाइम इंटरवल, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एंड मेक्स ह्यूज चेंज इन वेलोसिटी कह सकते हो, या फिर कह सकते हैं हम इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, बॉडी के मोमेंटम में ये आपका एक बहुत बड़ा चेंज कर देता है। और J इज इक्वल टू होता है आपका F इंटू टी। F आपका न्यूटन है, और यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट हो जाएगी न्यूटन इंटू सेकेंड। ये आपकी इम्पल्स की यूनिट है, J इज इक्वल टू F इंटू टी होता है, जहाँ जो T है वो आपका बहुत छोटा सा शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है। मैं फोकस एडजस्ट करूँ, और अगला टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्वेशन आपसे क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपसे कहता है कि अगर बॉडी है, सिस्टम ऑफ बॉडीज हैं, तो उनका जो इनिशियल मोमेंटम है या फिर सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम है वो उनके फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। तो अगली हेडिंग है आपकी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो ये क्या स्टेट करती है, तो अकॉर्डिंग टू दिस द मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडीज, द मोमेंटम ऑफ सिस्टम, या फिर हम कह सकते हैं
इनिशियल या सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होगा, तो इक्वल टू द सम ऑफ या फिर हम कह सकते हैं फाइनल मोमेंटम, इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडीज, सिस्टम ऑफ बॉडीज। ठीक है, अब देखो हमने मान लिया, सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं, तो कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स को हमने कंसीडर कर लिया, टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी हैविंग इनिशियल वेलोसिटीज, या फिर मूविंग विद, हैविंग की बजाय हम लोग क्या करेंगे, मूव करवा देंगे इनको। ठीक है, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2, इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2। ठीक है, दो बॉडीज हैं, एक बॉडी A है, मास इसका कितना है, m1 है, ये मूव कर रही है u1 के साथ, एक आपकी दूसरी इधर है m2, और ये आपकी मूव कर रही है u2 वेलोसिटी के साथ, B बॉडी है। ठीक है, कुछ आफ्टर टाइम t ये आपकी क्या करती हैं, कोलाइड करती हैं, तो आफ्टर टाइम t दे कोलाइड्स। अब जब ये कोलाइड करेंगे, टकराएंगे आपस में, इनमें क्या होगा, कोलिजन होगा। जब इनमें कोलिजन होगा तो ये एक दूसरे से टकराएंगी। अब ऐसे केस में क्या होगा, इनका फोर्स जो है वो कैसा रहेगा, इक्वल होगा। तो आफ्टर दैट इक्वल होगा, अपोजिट होगा, आफ्टर दैट दे मूव्स विद वेलोसिटीज या फाइनल वेलोसिटीज b1 एंड b2, और टकराने के बाद ये आपकी b1 और b2 वेलोसिटी के साथ मूव करने लगती हैं। इतना आप नोट करिए, मैं इधर का रफ करके इधर चलता हूं, पहले आप इधर का नोट कर लीजिए। क्या लिखा है कि पहले तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है आपका, इसके अकॉर्डिंग जो इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम ऑफ बॉडीज का, वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। और दूसरा मैंने क्या बताया कि दो बॉडी कंसीडर की, A और B, जो मूव कर रही हैं इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 के साथ, टाइम t के बाद वो टकराती हैं, और टकराने के बाद b1 और b2 वेलोसिटी से मूव करती हैं। ठीक है, अब जब हम टकराने की बात करेंगे तो यहाँ पे जो फोर्स होंगे, फोर्स F का जो है वो इक्वल होगा FB के। लेकिन एक खास बात रहेगी, जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, फोकस सेटअप कर लें, हाँ, तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ से क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे एक दूसरे पे वो कैसा होगा, इक्वल होगा, और साथ ही साथ कैसा होगा, अपोजिट होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, जो आपका FA है वो इक्वल होगा माइनस FB के। पहले वाले की बात कर रहे हैं, दूसरे वाले के इक्वल। तो फोर्स क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे mb1 माइनस mu1, और अपॉन में क्या रहेगा, ये रहेगा आपका t। ठीक है, इक्वल टू माइनस का इधर आपका हो जाएगा m2 b2 माइनस m2 u2 अपॉन में टाइम t। टाइम मैंने दोनों के लिए t मान लिया, टाइम दोनों का कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, m1 b1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू, माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस का m2 b2 और माइनस माइनस प्लस का m2 u2। अब इस वाले को इधर भेज देंगे और इस वाले को इधर उठा लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, m2 b2 प्लस m1 v1 इक्वल टू हो जाएगा आपका m1 u1 प्लस m2 u2। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनिशियल मोमेंटम है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है, ये आपका है मोमेंटम बिफोर आफ्टर कोलिजन, ये है बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख दूंगा मैं, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, और ये है आपका मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं जो मोमेंटम है वो कैसा है, ये आपका कंजर्व है। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले का मोमेंटम, टकराने से बाद का मोमेंटम, और यही कहता है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका स्टेटमेंट भी यही है कि अगर सिस्टम ऑफ बॉडीज़ हैं वो कोलाइड कर रहे हैं तो जो उनका मोमेंटम है वो कैसा रहता है, वो आपका रहता है कांस्टेंट। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे रिक्वायल वेलोसिटी की। रिक्वायल वेलोसिटी क्या होती है, जब भी गन से बुलेट को फायर किया जाता है तो गन जो है वो पीछे की तरफ बैक जाती है, उसी को बोलते हैं रिक्वाइल। ठीक है, तो वहाँ पे भी यूज होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, यही वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। उस पर न्यूमेरिकल काफ़ी सारे बनते हैं आपके, इस कंजर्वेशन वाले भी बनते हैं और उस पर भी न्यूमेरिकल आपके बनने ही बनने हैं।
हाँ, एक दो फ्री बॉडी डायग्राम के भी बनेंगे, फोकस सेटअप है मुझे जहाँ तक ध्यान है, नहीं है, कर लेते हैं। चलो, तो अगला है आपका रिकॉइल वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ गन, मतलब गन जिससे वो रिकॉइल करती है पीछे की तरफ, बैक मारती है। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंसीडर कर लूँगा। देखो सबसे पहले मान लो ये आपकी गन है, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये गन है, ये इस तरह से गन है, इससे बुलेट निकली, ये बुलेट जा रही है। इस बुलेट का मास हमने मान लिया छोटा वाला m, गन का मान लिया बड़ा वाला m, ठीक है। इसकी वेलोसिटी मान ली मैंने u है या फिर छोटी वाली b है, इसकी मैंने मान ली छोटी वाली b और इसकी है बड़ी वाली b, ठीक है। मास तो कंसीडर दैट मास ऑफ गन bm एंड वेलोसिटी या रिकॉइल वेलोसिटी b कैपिटल B। लेट द मास ऑफ बुलेट, जो आपकी बुलेट है, गोली है, उसका मास कितना है, m है, एंड इट्स वेलोसिटी इज b अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, मोमेंटम। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या होता है आपका, m1u1 प्लस m2u2 प्लस, या फिर हम कह सकते हैं m1b1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। ये आपका मोमेंटम कंजर्वेशन है। अब जो इनिशियल वेलोसिटीज हैं वो तो दोनों की जीरो हैं, शुरुआत में कैसे हैं, दोनों रेस्ट पे हैं, तो दोनों का ये कितना हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा। यहाँ पे m1b1, अगर मैं बात करूँ इस वाले की, तो बुलेट के लिए m1 कितना है आपका, m है, ये b है, प्लस का क्या हो जाएगा आपका कैपिटल M, b, ये बड़ा वाला b हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। जहाँ b क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी, हमें ये रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है, तो mb विल बी इक्वल टू माइनस का mb। दिस इंप्लाइज दैट b विल बी इक्वल टू माइनस का mb अपॉन में कैपिटल M। तो ये आपकी निकल आएगी रिकॉइल वेलोसिटी। इसी की हेल्प से आपको करने हैं न्यूमेरिकल्स, और जो कि करवाएंगे हम NCERT वाले। तब तक आप लोग इतना नोट करिए, और अगर कोई टॉपिक बचा है तो वो फिर आपका करवा देते हैं।